तो हालात बहुत ख़राब हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन देख रही हैं आप कैसा है। फिर दूसरी तरफ बलोच, पठान, पश्तून यानी और फिर उसके अलावा जो दूसरे ग्रुप्स हैं कश्मीर के, ऑक्युपाइड कश्मीर के या गिलगिटी, सब तो अलग होना चाहते हैं पाकिस्तान से, रहना भी नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। इतनी बुरी हालत है ये है और कश्मीरियों को ही सॉल्व करनी चाहिए। इन लोग को ऐसे कदम उठाएं कि जिससे ये समस्या सॉल्व हो। आतंकवाद को बच्चे छोड़ें। बच्चे जिस उम्र के आगे ज्वाइन करते हैं उनको कोई समझ होती नहीं। वाद और बातचीत दहशत और बात साथ साथ नहीं चल सकती। भारत बिल्कुल बात करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। खास एपिसोड लेकर आज बात करेंगे हम पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़ी हुई, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है कि हर दिन चर्चा में बना रहता है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। बीते दिनों ती, 3 दिन के अंतर्गत या फिर हम कहें 72 घंटे के अंदर लगातार 3 बड़े हमले हुए कश्मीर के अंदर, और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है कि जो आतंकी हमले हो रहे हैं उसके लिए भारत को पाकिस्तान के साथ बात करनी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान हमारे देश के साथ यानी भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, पीसफुल माहौल बनाना चाहता है, लेकिन हम बात नहीं करना चाहते। और दोनों ही दो जो देश है वो एक दूसरे से परेशान है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि भारत ने भी पाकिस्तान को परेशान किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान से तो हम परेशान है टेररिज्म की वजह से, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को क्या परेशान किया है, जो फारूक अब्दुल्ला साहब इतनी परेशानी पाकिस्तान की समझ रहे हैं, उसी पे बात करेंगे। आगे उन्होंने एक बात अहम कही कि सार्क को रीएक्टिवेट रिवाइव करना बहुत जरूरी है पूरे इस कॉन्टिनेंट को आगे बढ़ाने के लिए, पीस कायम करने के लिए, क्योंकि सबको बराबरी से बात करने का मौका साथ में मिलेगा। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ कामर आगा साहब जुड़े हुए, बहुत आपका स्वागत है सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। सर। फारूक अब्दुल्ला साहब के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? उन्होंने लगातार वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की दावत देते रहते हैं, इनिशिएटिव उठाते रहते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। पाकिस्तान भारत के साथ पीसफुल इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है, भारत नहीं कर रहा। कैसे देख रहे हैं आप इन आतंकी हमलों के बीच में फारूक अब्दुल्ला के बयान? देखिए, ये कई बार इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट पिछले कुछ समय में दिए हैं और दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि भारत में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, इलेक्शंस होते हैं। पब्लिक ओपिनियन भारत की बिल्कुल इस समय पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार है। कश्मीर में भले लोग चाहते हो, लेकिन आम जनता नहीं चाहती कि भारत से कोई बातचीत की जाए जब तक कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद पे लगाम नहीं लगाता। भारत की सरकार जो है उसका भी यही मानना है कि आतंकवाद और बातचीत दहशत और बात साथ साथ नहीं चल सकती। भारत बिल्कुल बात करना चाहता है। भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वयं स्टेटमेंट है कि जंग का काल समाप्त हो गया है, बातचीत से ही मसले हल हो सकते हैं और दूसरा कोई जरिया नहीं है। मगर बातचीत के मतलब ये नहीं हो सकता कि आतंकवाद भी चलता रहे, बातचीत भी रहे। बहुत बार कोशिश की गई, हमने देखा पहले जब कभी भी बातचीत का दौर चलता था, मुशर्रफ साहब के ज़माने में कितनी एक किस्म की बातचीत हो रही थी। कश्मीर सेंट्रिक जो थे ना, वो भी डायलॉग शुरू हो गए थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, बॉर्डर ट्रेड शुरू हो गया था। लेकिन पाकिस्तान ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और हुआ ये कि मनी लॉन्ड्रिंग शुरू हो गई, आतंकवाद को बढ़ाने लगे वो लोग। और फिर उसके बाद बॉम्बे में जो ब्लास्ट हुए होटल्स में और दूसरी जगहों पे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग मरे। और तो उसके बाद से 2008 के बाद से बातचीत का दौर खत्म हुआ और डिसीजन ये लिया गया कि आतंकवाद और बातचीत नहीं चलेगी। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं गए वहाँ लाहौर मनारे पाकिस्तान पे, और ये हुआ कि अब बातचीत का दौर चलेगा। शुरू भी हुआ, हालांकि नवाज शरीफ ने ये प्रक्रिया शुरू की थी। नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने हटा के खुद स्वयं सत्ता में आ गए और यही बात उन्हीं ने भारत से शुरू कर दी।
मगर क्या नतीजा निकला? उसके बाद हुआ क्या? कारगिल हो गया। मीनार पाकिस्तान जाने के बाद कारगिल हुआ, और फिर उसके बाद फिर बातचीत की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मगर कोई चीज निकली नहीं। आतंकवाद उसी तरह से चलता रहा। समस्या ये है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो भारत से दोस्ती करने पे तैयार नहीं। उसका एटीट्यूड वही है कि भारत एक एनिमी देश है, और दूसरी बात ये कि वो चाहती भी है कि भारत की सीमा पे टेंशन बना रहे। ऐसा होने से उसको फिर एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है, पॉलिटिकल भी, कि मुल्क में खतरा है, भारत से खतरा आ रहा है, इसलिए हमको डील करना चाहिए। फर्म स्ट्रांग गवर्नमेंट की जरूरत है, फर्म रहने की जरूरत है। इलेक्टेड गवर्नमेंट ये सब काम नहीं कर सकती, बल्कि जो सेना है वो जरूरी है सत्ता में रहना या कंट्रोल करना इलेक्टेड गवर्नमेंट को। समस्या मैं समझता हूँ अगर फारूक अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान को एडवाइस करें कि आप आतंकवाद बंद कीजिए और तुरंत आ जाइए बात की, तो ज्यादा बेहतर होगा। वो बड़े लीडर हैं, न केवल कश्मीर, हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब सब जानते हैं उनको, उनकी एक छवि है कश्मीर में भी और उससे बाहर भी। इलेक्शन जीतना हारना अलग बात है, मगर जी। लेकिन सर एक बात जो हम जानते हैं कि जो आपने पूरी तरह से एक्सप्लेन की कि लगातार भारत ने जो नुकसान झेला है पाकिस्तान की हरकतों की वजह से, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, और उसके बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं जो 3 हमले लगातार हुए कि जो बेचारे मासूम लोग उनकी जान जा रही है, और जो बात सच भी है। लेकिन वो पाकिस्तान की पैरवी बन के एकदम शोले की मौसी की के पास पहुंच जाते हैं दोस्त का रिश्ता लेके, बिल्कुल वही किरदार अदा करते हैं कि भाई है तो चोर, और वही वाली हरकत उनकी हो जाती है बार बार। आखिर उनके कहने का मकसद क्या है कि दोनों देश एक दूसरे के से परेशान है। भारत ने कौन सा पाकिस्तान को परेशान किया? अगर हम पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, उसके कारण है, लेकिन ये इतनी पैरवी क्यों करते हैं? कई वजह हो सकती है। एक तो वजह ये है कि कश्मीर के अंदर एक एलिमेंट है, कुछ लोग हैं जो प्रो पाकिस्तान है। उन्हीं में का एक बड़ा सेक्शन, एक सेक्शन उन्हीं में से निकल के आतंकवादी भी बना, मिलिटेंट बना। और वो चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान से जुड़ जाए। वो चाहते हैं कि इस्लामिक शरिया का पार्ट बन जाए पाकिस्तान। इस तरह की बहुत सी वो चीजें देखते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। हुर्रियत भी पहले यही सब कर ही रही थी। एक तरफ तो मिलिटेंट ग्रुप लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसका दूसरी तरफ हुर्रियत उसको लीजिटिमेसी प्रोवाइड कर रही थी, इस तरह की बातें करते हुए। लेकिन अब ये कि कश्मीर में भी मैं समझता हूँ कि जमात जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह की बातें करती हैं कश्मीर को लेके, उनकी सपोर्ट बेस काफी तेजी से शरण करती हुई नजर आती है, सुकड़ती भी चली जा रही है। क्योंकि पाकिस्तानी जनता बहुत थक चुकी है, परेशान है। वो भी चाहती है कि अमन शांति आए, पीस हो। और वो ये भी जानती है कि पाकिस्तान की सेना किस तरह ऑपरेट करती है गवर्नमेंटों को लाते हुए। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने कोई काम किया न किया, लेकिन पाकिस्तान की सेना को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बता दिया सारी दुनिया को कि कैसी होती है पाकिस्तान की सेना, जो कि बहुत ही रूथलेस है, ह्यूमन राइट्स का कोई ख्याल नहीं रखती, और उसके बाद हर वो काम करती है जिससे मुल्क को कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में बजट प्रेजेंट हुआ है, उसमें जो डिफेंस बजट है उसमें 17% की बढ़ोतरी हुई है। और जो इस बात का सबूत है कि जो आपने अभी पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान जो है भारत के साथ दुश्मनी को कायम और मेंटेन करके रखना चाहती है, क्योंकि अगर वो भारत के साथ दुश्मनी नहीं रखेंगे कायम, तो एग्जिस्टेंस पे उनकी सवाल उठ जाएगा। लेकिन जो बात उन्होंने कही है फारूक अब्दुल्ला साहब ने कि सार्क को रीएक्टिवेट रिवाइव करना चाहिए, ताकि जो सब कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं सबको बराबरी से बात करने का मौका मिले। आप इस बात पे क्या कहते हैं कि क्या वाकई में सार्क को रिवाइव करने की बहुत जरूरत है? तो देखिए, सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इसीलिए कि रीजनल कोऑपरेशन उससे बढ़ेगा। इससे जी। पाकिस्तान बाहर है, बाकी तो सारे देश से भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं।
जी, बायलैटरल जी, रिलेशन हमारे सब चल रहे हैं, अफ़गानिस्तान से भी है, बल्कि अब शुरू होने वाले हैं, ऐसा लगता है। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट लगातार जा ही रही है, जी, अफ़गानिस्तान भी। लेकिन ये क्या बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, नेपाल हुआ, इन सब देशों से, भूटान समेत अब बातचीत का दौर चलता रहता है भारत का, और ट्रेड टाइज भी बढ़ती चली जा रही हैं, काफ़ी स्ट्रेंथन होती जा रही हैं। ये सोच लेना कि केवल एक सेक्शन को फ़ायदा होगा, गलत बात है। देखिए, प्रॉब्लम कश्मीर की है और कश्मीरियों को ही सॉल्व करनी चाहिए। इन लोग को ऐसे कदम उठाएँ कि जिससे ये समस्या सॉल्व हो। आतंकवाद को बच्चे छोड़ें। बच्चे जिस उम्र के आगे ज्वाइन करते हैं, उनको कोई समझ होती नहीं, धर्म के बहाने से इसके उसके आ जाते हैं। जी। सर जिन 3 हमलों की हम बात कर रहे हैं, लगातार 72 घंटे के अंदर जो 3 हमले हैं, जिसमें वैष्णो देवी से जो यात्री आ रहे थे शिवखोड़ी की ओर, उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें 9 लोगों की जानें गई, 41 लोग हलाक हुए हैं और ड्राइवर जो बस के थे, वीर, उनकी भी जान गई है, जो काफ़ी अफ़सोसनाक है। 2014 के बाद ये एक पहला ऐसा वाक़या है, जहाँ पर सिविलियंस को टारगेट किया गया है आतंकी हमले में। इस तरह के हमलों को सर किस तरह से देखते हैं? क्योंकि भारत ने जब से हम प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल देख रहे हैं, जब भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई हिमाकत की गई है, एक ज़ोरदार जवाब दिया गया है। किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद हम कर सकते हैं इस तरह के हमलों को लेकर? क्योंकि लोगों के बीच बड़े एक बदले की और पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देने की माँग बनी हुई है प्रधानमंत्री मोदी के को लेकर। देखिए, ये सारी बातें जो होती हैं, डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ और बहुत सी एजेंसीज़ होती हैं, वो मिलके तय करती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को डील से डील किया जाए। मैं यहाँ से बैठ के क्या एडवाइस दे सकता हूँ? जी। वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या कोई भी आदमी हो। अपील ही कर सकता हूँ कि आप दोनों आइए, बात कीजिए। दूसरी बात ये भी है कि सार्क एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिसको सऊदी अरेबिया ने डिफंड कर रखा है। ज़्यादातर लोगों का मानना, ज़्यादातर देशों का यही मानना है। ये एक अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो पाकिस्तान की वजह से चल नहीं पा रही। हर मुल्क में सही है। जी। बिल्कुल। लेकिन सर अगर अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, तो कश्मीर में हमने देखा है कि काफ़ी हद तक हालात बदले हैं आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए। और अगर अभी हम चुनाव की बात करें, तो अब्दुल्लाह को भी जनता ने साफ कर दिया है। तो ऐसे में एक मैसेज काफ़ी हद तक क्लियर है कि इनका जो ग्राउंड था, वो एकदम खो चुके हैं वो कश्मीर के अंदर। तो जो आपने यूथ को लेकर बात की थी और जो एक एलिमेंट था या सेंटिमेंट कश्मीर में पाकिस्तान को लेकर, वो कहीं न कहीं वैनिश होता नज़र आता है। आप इस पे क्या कहते हैं सर? देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एजेंडा है, वो काफ़ी सेक्युलर है। मैं समझता हूँ अगर उसी पे स्टिक करें तो ये तरक्की भी हो सकती है, इनके स्टेट की, अब यूनियन टेरिटरी की जो हट गई। देखिए, आतंकवाद से अगर किसी का नुकसान हुआ है तो कश्मीरियों का हुआ सबसे ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि आतंकवाद को वो रोकने में वहाँ की सरकारें असमर्थ रहीं। अगर मैं समझता हूँ पहले ही रोक लेते तो नहीं होता। मुश्किल था, सेंटर पे से कोऑपरेट करके मूव करते, सेपरेट से नहीं डील कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। हर कोई चाहेगा कि बातचीत हो, बातचीत का ज़रिए मसले भी हल हों, लेकिन ये है कि पहल तो इसकी पाकिस्तान से होनी चाहिए, जिसके पास भारत के बहुत से इनोसेंट लोग ज़ख्मी हैं। जी, बिल्कुल। सर यूनाइटेड नेशन में भी कश्मीर को लेकर बात उठी और जो पाकिस्तान ने भारत की तरफ इल्ज़ाम लगाए थे, उसको लेकर भी यूनाइटेड नेशंस ने अनदेखी की, उससे भी पाकिस्तान खासा नाराज़ है। पाकिस्तान लगातार यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दों को उठाता है, कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन की बात उठाता है, जबकि पीओके में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पे पाकिस्तान ने एकदम आँखें मूंदी हुई हैं। और जब जो जर्नलिस्ट हैं, उनके गुमशुदगी का केस कोर्ट में जाता है, तो कहते हैं कि वो फॉरेन टेरिटरी है। तो ये पाकिस्तान का दोहरा रवैया कब तक चलने वाला है सर? ये खत्म हो चुका है उनका गेम। जो उनके यहाँ इस समय क्राइसिस है, उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जिसकी थोड़ी पकड़ है सियासत पे, वो जेल में बैठा है, जिसकी फैन फॉलोइंग भी है। और
मैं कमेंट नहीं करना चाहता। और जो जी, लोग सत्ता में हैं वो सिलेक्टेड उनको कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि सेना चाहती थी इसलिए वो सत्ता में आ गए। कोई चॉइस ही इस तरह की बनाई गई थी जिसमें कि लोगों ने सोचा कि ये लेसर इविल है, कुछ ने इनके खिलाफ वोट दिया, कन्वर्ट किया गया, क्या-क्या हुआ होगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये है कि जो अ, हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। जी। हर रोज़ बिगड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ दोबारा से आतंकवाद की गतिविधियाँ तेज़ी से स्पीड में बढ़ रही हैं। वैसे भी हमने देखा है इस साल जो होता है जब वैष्णो देवी की अ, यात्रा होती है। यात्रा है, जी, शुरू होती है, इनकी हमेशा कोशिश होती है बम एक आध बम कम से कम उसमें डालें और ये पहले भी कर चुके हैं, उसमें भी कई लोग मरे थे। और ये है कि अ, इतना प्रेशर पाकिस्तान पे पड़ना की ज़रूरत है कि वो अपनी जो उसकी पॉलिसी है उसमें वो परिवर्तन लाए, बेसिक परिवर्तन। तब तो कुछ सर बातचीत हो भी सकती है, वरना भारत बातचीत फॉर द सेक ऑफ बातचीत से तो कोई मसला हल होगा। एब्सोल्युटली। लेकिन सर जो आपने बात की कि इस हद तक प्रेशर होना चाहिए क्योंकि भारत ने तो पूरी तरह से पाकिस्तान को कॉर्नर किया हुआ है। कोई बातचीत, कोई रिश्ता, कुछ नहीं। और क्या किस तरह का प्रेशर हो सकता है कि जिससे पाकिस्तान सुधर जाए? क्योंकि पाकिस्तान सुधर जाए ये तो होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। इस समय तो हालात बहुत खराब हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन देख रही हैं आप कैसा है। फिर दूसरी तरफ बलोच, पठान, पश्तून यानी और फिर उसके अलावा जो दूसरे ग्रुप्स हैं कश्मीर के, ऑक्युपाइड कश्मीर के या गिलगिटी, सब तो अलग होना चाहते हैं पाकिस्तान से, रहना भी नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। इतनी बुरी हालत है उनकी। और गवर्नमेंट को कोई फ़िक्र नहीं, गवर्नमेंट कुछ करती भी नहीं। ये रहता है कि हर कुछ दिनों के बाद ये लोग डिमांड करने लगते हैं इस वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से कि हमें पैसा दिया जाए हमें चलाने के लिए और मिलता भी है इनको थोड़ा बहुत। डेवलपमेंट एजेंडा पाकिस्तान का कभी रहा ही नहीं। वो हमेशा इसी तरह के इश्यूज को प्रमोट करते रहे और बिल एजुकेशन लेवल वगैरह बढ़ानी चाहिए थी कि जिससे मुल्क को तरक्की में आसानी मिलती। एक सवाल इमरान खान से जुड़ा है क्योंकि इमरान खान से जुड़ी एक खबर आई क्योंकि इमरान खान की आपने बात की। क्योंकि इमरान खान पहले सरकार से बातचीत करने के लिए मना कर चुके थे और इसको उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन अब बातचीत करने के लिए राजी हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आगे कुछ पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल हम हलचल होते हुए देखेंगे, कुछ बदलाव हो सकते हैं क्योंकि इस तरह की बातें हो रही हैं कि कुछ हो सकता है? इमरान खान के साथ मुश्किल ये है कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो सपोर्ट बेस है, वो बातचीत नहीं चाहता करना। वो सेना और जो इस समय जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, इन दोनों के विरुद्ध है वो, खिलाफ है वो। जी, और वो चाहता ये है कि सेना बैरक्स में जाए। से अगर इमरान खान आके बात करते हैं और सेना को सरेंडर कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको गद्दी मिल जाए, तो इमरान खान की भी वही गत बन जाएगी जो दूसरे लीडरों की बनी है अब तक। और अगर इस दम पे आते हैं तो ज़रूर उनको समर्थन बहुत मिलेगा। क्या उनके आने के बाद सेना जो पॉलिटिकल इश्यूज़ में, राजनीतिक में जो उनका हस्तक्षेप होता है उसको बंद कर देगी? क्या सेना वापस बैरक चली जाएगी? या क्या सेना उनको अलाउ करेगी, खुली छूट देगी इलेक्टेड गवर्नमेंट को? ये बहुत ही मुश्किल इश्यूज हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सेना इस तरह की चीजें करने देगी। बिल्कुल, इन ये हालात तो में जी, बातचीत मैं समझता हूँ इसलिए कर रहे हो, करने के लिए कहा होगा कि प्रेशर पड़ रहा होगा पूरी दुनिया से, बहुत से लोगों का जो चाहते हैं इस वक्त अमन शांति हो जाए कि आप बातचीत की क्यों नहीं करते। वो ये दिखाना बिल्कुल। चाहते हैं कि हम बातचीत, मेरा ख्याल है वो और अगर अपने मुद्दों से हटते हैं तो फिर इमरान खान की क्या क्या सपोर्ट बेस रह जाएगा, सपोर्ट बेस तो खत्म हो जाएगा। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और देखते हैं कि आने वाला वक़्त में आगे-आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर आप आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार, नमस्कार।